Hello viewers, this is मीनू. वेलकम बैक टू लर्निंग पॉइंट. तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था? फर्स्ट पार्ट में हमने सोशलिज्म इन यूरोप किया था. ओके, जिसमें हमने सोशलिज्म के मीनिंग और सोशलिज्म क्यों अराइज हुआ था यूरोप में, इसके कारण कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, इन सब के बारे में पढ़ा था. तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने कुछ फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ा था जिनके डेमोक्रेसी को लेके और रेवोल्यूशन को लेके अलग अलग व्यूज़ थे. तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप वो भी ज़रूर पढ़िएगा. ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं रशियन रेवोल्यूशन. रशियन रेवोल्यूशन जो चैप्टर है हमारा, वो देखने में आपको थोड़ा बड़ा लगेगा क्योंकि इसके बहुत सारे जो इवेंट्स हैं, जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे रशियन रेवोल्यूशन के दौरान. लेकिन इसके जो मेन बेसिक दो बड़े इवेंट थे, उसको इंट्रोडक्शन में आपको मैं समझाऊंगी. उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप कड़ी को जोड़ते चलेंगे. रशियन रेवोल्यूशन में कौन कौन से इवेंट कौन कौन से समय पर आए थे, सब इतना इजी वे से करेंगे को आपको स्टोरी की तरह ये चैप्टर लर्न हो जाएगा. ओके, तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपका कोई भी पोर्शन जो है स्किप ना हो और आपकी वो कड़ी ना टूटे और आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए. जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमने आपको हैंडमेड नोट्स के द्वारा समझाने की कोशिश की है ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं, अगर चाहो तो आप उनको कॉपी पर राइट भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे आपको इजी लगे, या फिर अपने आप से आप नोट्स भी बना सकते हो इसमें से, क्योंकि एज इट इज़ जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं. इस वे से हमने नोट्स बनाए हैं, तो आपने उसी वे से ही उनको पढ़ना है, उनको नोट डाउन करना है. राइट, तो बढ़ते हैं रशियन रेवोल्यूशन की ओर. द रशियन रेवोल्यूशन इन 1914. सार निकोलस. जब रशिया में रेवोल्यूशन आया था तो वहां पर राजा कौन थे? सार निकोलस. और यहाँ पर मोनार्की सिस्टम था. ओके, सिर्फ राजा का ही शासन चलता था, राजा का ही सारा ऑर्डर चलता था, जिसके कारण रेवोल्यूशन आया था. ओके, उसके बाद यहाँ पर दो मेन इवेंट्स हैं जिन पर ये सारा रेवोल्यूशन का चैप्टर डिपेंड करता है. सबसे पहले आपको वो समझने होंगे, फिर जो छोटे छोटे इवेंट हैं उनको भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. सबसे पहले बड़ा इवेंट कौन सा था? सबसे पहले बड़ा इवेंट था हमारा फरवरी 1917 में हुआ था जो रेवोल्यूशन. और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद एक और रेवोल्यूशन हुआ था, अक्टूबर रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसको, जो हुआ था 1917 में. जो रेवोल्यूशन फरवरी 1917 में आया था, उससे क्या हुआ था कि मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया था, लेकिन पूरी तरह से डेमोक्रेसी वहां पर नहीं आई थी. तो एक और रेवोल्यूशन हुआ था, अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये भी 1917 में हुआ था. और इसके बाद वहां पर क्या हो गया था, पूरी तरह से डेमोक्रेसी आ गई थी. तो ये था इसका एक बेसिक आइडिया जिस पर हमारा पूरा चैप्टर डिपेंड करता है. ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम वहाँ की रशिया की सारी कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि रेवोल्यूशन आया क्यों था, इसका जो बेसिक आइडिया कहाँ से आया था. पहले जैसे कि सोशलिज्म आया, फिर उसके बाद सोशलिज्म यूरोप के बाद रशिया में आया. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रशिया में इकोनॉमी कैसी थी, लोगों का स्टेटस कैसा था, सोसाइटी में क्या था, क्या सोसाइटी का स्टेटस था. इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सोशलिज्म रशिया में कैसे आया. ओके, जो सोशलिज्म की चिंगारी लोगों में भरी हुई थी जब यूरोप में सोशलिज्म आया था, उसके बाद रेवोल्यूशन आया रशिया में. उससे पहले सोशलिज्म, जो सोशलिस्ट थे, उन्होंने एक बार रशिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिस कारण 1905 में एक रेवोल्यूशन आया था. उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसके भी इम्पैक्ट पड़े थे रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर, उसका भी असर हुआ था. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था,
उसके क्या इम्पैक्ट पड़े थे रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर। उसके बाद पढ़ेंगे फेब वाला रेवोल्यूशन, उसके बाद अक्टूबर वाला। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए जानते हैं रशिया की इकोनॉमी और वहाँ की सोसाइटी के बारे में। सबसे पहले है इकोनॉमी। जो 85% पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड थी। ओके, इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट, यानी कि जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत कम थी। फाउंड इन पॉकेट्स में बहुत कम मात्रा में। पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को वर द मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज। बस ये दो एरियाज ही जो थे वो इंडस्ट्रियल एरिया थे। उसके अलावा जो प्रोडक्शन होता था वो छोटे छोटे क्राफ्टमैन जो होते थे वही करते थे। 1890 में क्या हुआ था, 1890 में वहाँ रेलवे एक्सपेंडेड हो गई थी। ठीक है, वहाँ रेल मार्ग जो थे एक्सपेंड हो गए थे, जिस कारण फॉरेनर ने क्या फ़ायदा उठाया था। जो फॉरेनर्स थे उन्होंने, उनके पास पैसा था, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को इंक्रीज कर दिया था। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल बताया हुआ है, जब उन्होंने इंडस्ट्रीज को इंक्रीज कर दिया था तो कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया था और स्टील का प्रोडक्शन 4 गुना हो गया था। फाइन, मोस्ट इंडस्ट्री वर प्राइवेट प्रॉपर्टी, देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ज़्यादा क्या था वहाँ पर, इंडस्ट्रीज जो थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, यानी कि कुछ ही लोगों के पास प्रॉपर्टी थी और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देखते थे। यानी कि वहाँ पर जो वर्कर्स की कंडीशंस थी, जो फैक्ट्रीज में काम करते थे इंडस्ट्रीज़ में, उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ओके, नेक्स्ट है सोसाइटी। वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम विलेज एंड सेटल इन सिटीज़। जो वर्कर्स थे वो गांव से शहरों में काम के लिए आते थे अकॉर्डिंग टू देयर स्किल के अकॉर्डिंग उनको लाया जाता था। जहां जिसकी जैसे ज़रूरत होती थी उनको काम के लिए वहां शहरों में इंडस्ट्रीज में भेजा जाता था और इस तरह से उनका शोषण किया जाता था। वीमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री। जो 31% फैक्ट्री का काम था वो वुमेन भी करती थी, लेकिन उनको वेजेस मैन से कम दिए जाते थे। दे वर पेड लेस देन मैन की बजाय उनको पैसे कम मिलते थे। नो डाउट डिवीजन वर देयर बट वर्कर्स डिड यूनिट टू स्ट्राइक वर्क। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि स्किल के अकॉर्डिंग वर्कर्स को डिवाइड कर दिया जाता था कि ये आयरन के काम में अच्छा है, ये स्टील के काम में अच्छा है, ये अच्छा क्राफ्टमैन है। इसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ ज़रूरत है वह वर्कर्स को भेज देते हैं। लेकिन वो जहाँ भी काम करते थे लेकिन अपने हक के लिए वो इकट्ठे हो जाते थे। यानी कि जब भी कोई स्ट्राइक करना होता था या अपने हक के लिए कुछ भी लड़ाई उन्होंने लड़नी होती थी तो वो एक यूनियन बना लेते थे और इकट्ठे होकर उनका सामना करते थे। तो यहाँ हमें रशियन सोसाइटी और इकोनॉमी को पढ़कर क्या पता चला, हमें पता चला कि वहाँ इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। कुछ लोग ज़्यादा अमीर थे, कुछ ज़्यादा गरीब थे, कईयों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, लेकिन कईयों पे जुल्म होते थे, कईयों से ज़बरदस्ती काम लिया जाता था। सोसाइटी कैसी थी, वर्कर सेटिस्फाई नहीं थे अपने वेजेस से, तो विमेन को कम पे किया जाता था और उनकी जो डिवाइडेशन की जाती थी स्किल के अकॉर्डिंग उनसे काम लिया जाता था। तो इससे पता चलता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण था रशियन रेवोल्यूशन का, जिस कारण रशियन रेवोल्यूशन आया कि वर्कर्स जो थे, वहाँ के जो लोग थे वो राजा से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि जो राजा थे सार निकोलस वो उनके फेवर में कोई डिसीजन नहीं लेते थे। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी कुछ नहीं कहते थे, वेजेस के बारे में भी कुछ नहीं कहते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था रशियन रेवोल्यूशन का। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सोशलिज्म इन रशिया। पहले हमने सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ा था, ठीक है। यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया था, कंजर्वेटिव थे, लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, इन्होंने मिलकर अपनी मांगे आगे रखी थी। उसी तरह जो सोशलिस्ट थे, रशिया में भी सोशलिस्ट हुए थे, उन्होंने अपना कैसे अपने हक प्राप्त किए थे इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। जैसा कि हम सबको पता है कि रशिया में मोनार्की थी, सार निकोलस वहाँ राजा थे और सिर्फ उनका ही शासन चलता था
और किसी की बात नहीं मानी जाती थी। तो 1914 में पॉलिटिकल पार्टीज वो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे लोगों को, क्योंकि उनको पता था कि लोग जब पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे तो वो राजा के खिलाफ हो जाएंगे, तो राजा उनको कभी परमिशन नहीं देते थे, उनको इलीगल माना जाता था पार्टीज को। लेकिन फिर भी वहाँ पार्टीज बनी थी, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशलिस्ट की पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी। किस लिए बनी थी? वो सीक्रेट रखते थे अपनी पार्टीज को, ओके, कि उनकी जो पार्टीज थी, उनकी पार्टी में कौन कौन लोग हैं, किस बारे में वो डिसीजन आपस में डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो डिसीजन लेना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, जो सोशलिज्म के हक में है, जो डेमोक्रेसी के हक में है, ये सब कुछ एक सीक्रेट था, ओके। तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज जो थी इलीगल थी, यहाँ हम ये बात कर रहे हैं। इसके बाद और कौन सी पार्टीज बनी थी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, रशियन डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी भी बोलते हैं इसको। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1898 में। तो उस टाइम पार्टीज बनाना अलाउ तो नहीं था, ये भी एक इलीगल पार्टी थी, यानी कि सिर्फ एक सीक्रेट ही मीटिंग करते थे, सीक्रेट ही सारे डिसीजन लेते थे कि हमने क्या करना है। तो इसके बाद आइडिया ऑफ रशिया सोशलिस्ट रिगार्डिंग पीजेंट्स, एक आइडिया था जो रशियन सोशलिस्ट थे उनके माइंड में एक आइडिया था। क्या आइडिया था? पीजेंट को लेकर वो आइडिया था। पीजेंट्स मीन्स जो वहाँ के किसान थे, वो कहते थे, सोशलिस्ट जो थे कहते थे कि जो ये पीजेंट्स हैं, क्योंकि 85% लोग हमें पता है कि वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, तो एग्रीकल्चर में जो डिपेंड करते हैं लोग, वो ही इस रेवोल्यूशन का कारण बन सकते हैं, वो ही सोशलिज्म ला सकते हैं, वो ही डेमोक्रेसी ला सकते हैं। तो वो एक तरह से उनको भड़काने का काम कर रहे थे कि आप जो हो नेचुरल सोशलिस्ट हो, आपका नेचर ही सोशलिस्ट है, यानी कि आप पूरा सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी मांगे आगे रख कर, और आपकी मांगे जो हैं राजा को माननी भी पड़ेंगी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था? जो पीजेंट्स थे उनको लगा कि हाँ वाकई हम भी अपना योगदान दे सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी इन 1900 बाय पीजेंट्स, तो उन लोगों ने भी एक अपनी पार्टी बना ली। किस लिए? कि वो भी सोशलिज्म लाने में अपना सहयोग दे सकें। चलिए, ये तो था हमारा सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में सोशलिज्म कैसे आया, कैसे इलीगल पार्टीज बनी, कैसे पीजेंट्स ने पार्टीज बनाई, ओके। इसके बाद एक और इवेंट पढ़ेंगे आज हम, इसके साथ आज का लेक्चर ये हम ख़त्म कर देंगे। एक इवेंट पढ़ेंगे, इसके बाद अगले लेक्चर में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे, फेब रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। इसके बाद एक टर्बुलेंट टाइम आया था रशिया के ऊपर 1905 में, एक रेवोल्यूशन हुआ था। जैसा कि हम सबको पता है रशिया वॉज ऑटोक्रेसी, वहाँ पर राजा का शासन चलता था। लिबरल्स, सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवोल्यूशनरीज क्या डिमांड कर रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे। दे वर सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट, उनको सपोर्ट कौन कर रहा था? नेशनलिस्ट, जो राष्ट्रवादी थे वो सपोर्ट कर रहे थे। और जेडिस्ट में कौन? मुस्लिम रिफॉर्मर्स, जो मुसलमान रिफॉर्मर थे वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था संडे को, जिसको बोलते हैं ब्लडी संडे एंड 1905 रेवोल्यूशन। ये एक अलग से आपको क्वेश्चन आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़े में भी आ सकता है आपको। तो एज इट इज़ आप इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ड्यूरिंग 1904 prices of essential goods increase. One day 4 members of assembly of Russian workers were removed from iron factory. तो यहाँ पर दो इंसिडेंट बताए हुए हैं। क्या हुआ था? 1904 में एक तो असेंशियल गुड्स, जो हमारी रोज़ की ज़रूरतें हैं, उनकी चीज़ों के जो प्राइस थे वो बढ़ गए थे, और 4 वर्कर्स को आयरन फैक्ट्री में से निकाल दिया गया था। इस कारण क्या हुआ था? जो वर्कर्स थे वो पूरी तरह से भड़क गए थे। 10,000 वर्कर्स ने वहाँ पर स्ट्राइक कर दी थी। इस कारण से द प्रोसेशन ऑफ वर्कर लेड बाय फादर गैपन, और
जो वो प्रोसेशन था वर्कर्स का, उसको लीड किसने किया था? फादर गैपन ने। और वहां उनको वो प्रोसेशन कहाँ लेकर गए थे? विंटर पैलेस में। विंटर पैलेस आपको याद होगा, हमने बात की थी पिछली वीडियो में, जो सार निकोलस राजा थे उस समय विंटर पैलेस में रहते थे। विंटर पैलेस में प्रोसेशन यानी कि 10,000 वर्कर्स जो थे इकट्ठे होकर चले गए। प्रोसेशन वॉज अटैक्ड, 100 वर्कर्स वर किल्ड, 300 वाउंडेड। तो वहाँ पर क्या बुरा इम्पैक्ट हुआ था? जो वो राजा थे सार निकोलस, उन्होंने कुछ बिना सोचे समझे, बिना कोई उनकी बात सुने उन पर अटैक करवा दिया, जिसमें 100 वर्कर्स जो थे वो मारे गए थे और 300 वर्कर्स पूरी तरह से जख्मी हो गए थे। जिससे क्या हुआ था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है रेवोल्यूशन के कारण। अगर आपको आते हैं कि क्या क्या रीजंस थे, उनमें आप ये रीज़न भी एक मेंशन कर सकते हो, सोसाइटी के बारे में मेंशन कर सकते हो, वहाँ की इकोनॉमिक के बारे में मेंशन कर सकते हो कि वर्कर्स किस तरह से भड़के हुए थे। तो ये भी एक कारण था रेवोल्यूशन का। ऑल दिस हैपन ऑन 22 जन 1904, डे वो संडे, इसीलिए इसको संडे, ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ 1905 रेवोल्यूशन। 1905 रेवोल्यूशन हुआ था, जो उसके क्या इम्पैक्ट्स आए थे? अंडर प्रेशर ऑफ रेवोल्यूशन, सार अलॉट क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टिव कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। तो वहाँ राजा सार निकोलस ने अब अलो कर दिया था एक पार्लियामेंट बनाने के लिए। तो उनकी लैंग्वेज में पार्लियामेंट को डूमा भी बोलते थे। विद इन 75 days डूमा वॉज डिजोल्व एंड सेकेंड डूमा वॉज इलेक्टेड। जो फर्स्ट डूमा बनी थी वो 75 days के बाद ही ख़त्म कर दी गई थी और सेकेंड डूमा बना दी गई थी। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम सेकेंड डूमा वॉज आल्सो डिजोल्व। थोड़े ही समय के बाद सेकेंड डूमा भी जो थी वो डिजोल्व हो गई, बनी क्यों, वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद थर्ड डूमा बनी। तो आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि फर्स्ट भी ख़त्म होगी और सेकंड भी ख़त्म होगी। इसका एक कारण था। इसका क्या कारण था? जो फर्स्ट और सेकंड डूमा थी उसमें कौन थे? सोशलिस्ट थे। तो सोशलिस्ट अपने फेवर में करते थे और जो राजा था वो चाहता था कि मैं कंसल्टेटिव पार्लियामेंट भी बना लूँ और शासन भी मेरा ही चले। तो वो चाल चल रहा था वर्कर्स के साथ। तो जो थर्ड डूमा बनी थी, थर्ड डूमा 5 years उसने पूरे किए थे। ये एक लंबे समय तक चली थी पार्लियामेंट। ये क्यों चली थी? क्योंकि इसमें भी राजा की एक चाल थी। बिकॉज थर्ड डूमा वॉज पैक्ड विद कंजर्वेटिव पॉलिसीज एंड लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। तो इसमें से जो रेवोल्यूशन करने वाले लोग थे, जो अपने फेवर में लोगों को, सोशलिस्ट को जो भड़काते थे, उन सबको बाहर निकाल दिया गया और सिर्फ किनको रखा गया? जो सिर्फ राजा के फेवर में थे, राजा के फेवर में जो डिसीजन लेते थे। इसीलिए ये वाली पार्लियामेंट जो थी, ये वाली डूमा जो थी, 5 साल अपने पूरे कर गई थी। तो राजा ने किसी भी तरह कोई भी चाल चल के सब कुछ फिर से अपने फेवर में कर लिया था। तो रेवोल्यूशन का यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ था, जिससे लोग अभी शांत नहीं हुए थे। तो इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भी बहुत लोगों को इंस्पायर किया था रशियन रेवोल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी बहुत हाथ था रशियन रेवोल्यूशन में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप ज़रूर लिखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।